Guys, how are you? I hope you are very well. Then I am परमजीत कौर #Ojankins। तो चलिए आज हम अपनी डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। आज की जो हमारी डिबेट रहेगी वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रहेगी। जैसे कि कल हमने किसान आंदोलन में चर्चित MSP के बारे में बात की थी, ऐसे ही आज हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बात करेंगे। आई होप आप सबने ये पहले सुना होगा। चलिए इससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है? ये जो है किसान फसल बोने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। किसान और कॉन्ट्रैक्टर के बीच एक समझौता होता है जो फसल बोने से पहले ही कर लिया जाता है। इस समझौते में क्या होती है? मूल्यों का निर्धारण होता है। मूल्य निर्धारित होती है कि कितने पर कॉन्ट्रैक्ट होगा। सपोज डेट, अगर उस समझौते को कॉन्ट्रैक्टर और किसान दोनों के बीच में होगा तो वो अगर 3,000 रुपये क्विंटल गेहूं की फसल के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कटाई के बाद अगर वो मार्केट में उसकी वैल्यू 5,000 क्विंटल हो या 4,000 क्विंटल हो, डजन मैटर, उससे कोई मैटर नहीं करता। कॉन्ट्रैक्ट हमारा 3,000 रुपये क्विंटल हुआ है तो किसान को अपनी फसल 3,000 रुपये क्विंटल पर ही बेचनी होगी। और ऐसे में किसान को जो लॉस हुआ उससे कोई भी मतलब नहीं उठता है, क्योंकि किसान ने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। एक इसका इशू ये है। दूसरा इसका इशू ये है कि अगर किसान ने 3,000 रुपये क्विंटल गेहूं की फसल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो उसमें क्या हो रहा है, मार्केट में उसके जो रेट हैं वो 2,500 या 2,000 रुपये रेट हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो फसल को 3,000 रुपये क्विंटल में ही खरीदेगा। तो इससे क्या हो रहा है, उद्योगपति को नुकसान हो रहा है सेकंड केस में, और फर्स्ट केस में क्या हो रहा था, किसान को नुकसान हो रहा था। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नुकसान दोनों साइड होता है, चाहे इधर ज़्यादा हो उधर कम हो, चाहे उधर कम हो इधर ज़्यादा हो। अब हम देखते हैं ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये लीगल एग्रीमेंट होता है और रिटन एग्रीमेंट होता है। इसमें ये नहीं होने का कि कॉन्ट्रैक्टर ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके बाद ये मुकर गया, ये हो गया, ये अपने वादे से पीछे हट गया, ऐसे कुछ नहीं है। ये एकदम लीगल एग्रीमेंट होगा और साथ में लिखित तौर पर ये वैधानिक एग्रीमेंट होगा। तो अब हम बात करते हैं कि आखिरकार इसका इतना विरोध क्यों हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध इसलिए हो रहा है, सपोज डेट अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस मुद्दे को कौन सुलझाएगा। इसके लिए भी सरकार ने इसके लिए भी गेट खोला है। अगर कोई मुद्दा उत्पन्न होता है तो उसका जो सॉल्यूशन करेगा वो SDM करेगा, उसकी सुनवाई SDM करेगा। तो किसान ये कह रहे हैं कि जो SDM है, हम सब जानते हैं कि भारतीयों का नज़रिया भारतीय ब्यूरोक्रेट्स के प्रति क्या है। ये सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम SDM, DM, SP को किस नज़र से देखते हैं। इंडियन ब्यूरोक्रेसी ऑलरेडी इतनी करप्ट है, ये किसानों का कहना है। तो उद्योगपति उन्हें पे करके और वो जो फैसला होगा वो किसान के बजाय अपने हित में करा लेगा। किसानों को एक ये भ्रम है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। अगर उद्योगपति ने SDM को पे कर दिया कुछ तो उससे फैसला उद्योगपति के हित में चला जाएगा, तो क्या होगा किसानों का। अगर हम इस टो में फंस के रह गए कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा। तो ये भी सही बात है कि अगर एग्रीकल्चर में रिफॉर्म हम इस टाइम नहीं करते हैं तो क्या होगा। ये वो होगा जो आज तक मतलब कि ये बहुत ही गलत होगा अगर ये बिल वापस हो जाते हैं और एग्रीकल्चर में रिफॉर्म नहीं होता है, क्योंकि भारत एक उभरता हुआ अर्थव्यवस्था है जिसके लिए हमें एग्रीकल्चर में रिफॉर्म करना ही पड़ेगा। एक यही रास्ता है जिससे भारत अपने आप को विश्व गुरु में बदल सकता है, क्योंकि हम इंडस्ट्री में इतना कुछ अब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चाइना पूरी दुनिया के सिरमौर पर बैठा हुआ है। हम अब कितना भी हाथ पैर चला ले उससे आगे नहीं जा पाएंगे। तो हमें एक यही रास्ता है कि हमें एग्रीकल्चर में रिफॉर्म करना पड़ेगा और सबको उसे एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, बाई हुक एंड बाई क्रुक, चाहे उसमें कितने भी बदलाव के साथ उसको स्वीकार किया जाए, सबको यह स्वीकार करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिरकार पंजाब और हरियाणा में ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का क्यों इतना बड़ा इशू
वहीं पर उत्पन्न हुआ है। तो हम आपको बता दें कि पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बिल लाया हुआ है, करंट में ये बिल है। तो पंजाब गवर्नमेंट केंद्र सरकार पर उंगली उठाने से पहले अपने राज्य सरकार द्वारा जो बिल लाया गया है उसको अगर निरस्त करने के बाद उंगली उठाए तो वो सही है, वरना आज के भी न्यूज़पेपर में यह आया है कि ये दोहरा चरित्र कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने ये बिल ऑलरेडी ला चुकी है। बस उसमें क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर मंडी में कीमत तय है उसी कीमत पर कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा, फसल को लेगा। और जो भारत सरकार ने किया है वो क्या है, फ्री ऑफ हैंड किया है। अगर हमें मंडी में नहीं जाना है तो आप मत जाइए, आप कहीं और जाकर अपनी फसल को बेच सकते हैं। भारत सरकार ने सिर्फ इतना ही किया है। आइए हम एपीएमसी की बात करते हैं। आखिर मंडियों में क्या है, जैसे ही कोई किसान अपना ट्रैक्टर लेकर एपीएमसी के गेट में एंट्री करता है तो वहीं जाकर डायरेक्ट मंडियों में उसे एंट्री टैक्स देना होता है, फिर लेबर टैक्स देना होता है, फिर पार्किंग टैक्स देना होता है, फिर प्रोक्योरमेंट टैक्स देना होता है। कुल मिलाकर ये है कि उन्हें एंट्री मतलब कि अपने ट्रैक्टर को अंदर ले जाते ही उन्हें इतने प्रकार के टैक्स देने होते हैं। तो जो हमारा एपीएमसी का मुद्दा है वो किसका है, वो स्टेट गवर्नमेंट का है, ठीक है। वो 7 शेड्यूल में स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो जब इतना सारा उसको कर देना पड़ता है तो ये हमारा क्या होता है, पंजाब गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू होती है उसका 13 से 14% तो मंडियों का टैक्स ही होता है। आप सुन रहे हैं 14 से 13%, मतलब 300 से 400 करोड़ के आसपास उन्हें मंडियों से टैक्स मिलता है। कोई अपने रेवेन्यू से इतना बड़ा हिस्सा एकदम से जाने दें, ऐसा कोई स्वीकार कर सकता है? चाहे उनकी जगह हम क्यों नहीं होते, हम भी उसका विरोध ज़रूर करते। और केंद्र सरकार ने क्या करा है, उन्होंने ये किया है कि अगर आपको मंडी में ही सही रेट मिल रहे हैं, आपकी लागत से ज़्यादा आपको मंडी में रेट मिल रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है आप जाके उसे हरियाणा से, पंजाब के अलावा जाके उसे आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, इधर उड़ीसा, मध्य प्रदेश में जाके बेचो। ज़रूरी नहीं है। अगर आपको मंडियों में सही रेट मिल रहे हैं तो आप मंडियों में ही दे दो, अगर लागत से ज़्यादा रेट आपको मंडियों में मिल रहा है तो। अब अड़हतिया क्या है, उनकी इसमें जॉब चली जाएगी, इसलिए वे भी क्या कर रहे हैं, इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। मतलब कि अगर कुछ चीज़ होती है, कोई परिवर्तन होता है तो उसका सकारात्मक रूप और नकारात्मक रूप दोनों ही होते हैं। इस बात के कोई दो राय नहीं है। तो